हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा और उनके सिद्धांत। ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो सीटेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो या DSSB हो, इन सब एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलता है। तो दोस्तों, इस सेशन को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक, अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? तो अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहा जाता है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। इस मोटिवेशन शब्द की जो उत्पत्ति है, इसका जन्म जो हुआ है वो एक लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गति। इस मोटम शब्द का अर्थ क्या होता है? गति प्रदान करना। अभिप्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा एक कैसी प्रक्रिया है? तो अभिप्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अंदर से किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए इनर अपने अंदर से अभिप्रेरित होता है, तो वह हमारा अभिप्रेरणा कहलाता है। या और क्या, या अदर डेफिनेशन हमारा हो जाएगा कि अभिप्रेरणा जो होता है एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल होता है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। एग्जाम्पल, जैसे पेपर पास करने के लिए पढ़ाई करते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अभिप्रेरणा जो होता है वो हमारे अंदर से खुद आता है। जैसे अगर हमें मान लीजिए सीटेट का एग्जाम पास करना है, तो सीटेट का एग्ज़ाम आप पास करने के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और सरकारी जॉब लेने के लिए, आपको सीटेट पास करने के लिए जो आपके अंदर से अभिप्रेरणा या इच्छा उत्पन्न होती है, वही अभिप्रेरणा है। ये अपने आप खुद डेवलप होता है। अगर आपको मान लीजिए एक अच्छी जीवन जीनी है, तो उसके लिए आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अभी प्रेरित होंगे और बहुत ज़्यादा उत्सुकता के साथ पढ़ेंगे कि नहीं, इस बार हमको किसी भी तरीके से जॉब लेना है। उसके लिए आप भरपूर मेहनत करेंगे। तो वही जो हमारे अंदर से अपने आप उत्पन्न होता है। अभिप्रेरणा एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप उत्पन्न होता है। और देखिए, समाज के द्वारा भी अभिप्रेरणा ली जाती है, बट वो कुछ टाइम के लिए होता है। अगर आप कुछ मोटिवेशन शायरी सुन रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, तो वो मोटिवेट तो आप होंगे, बट कुछ समय के लिए होंगे। इसीलिए जो इनर मोटिवेशन होता है वो लॉन्ग टाइम चलता है और उससे आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो हमारा है आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। अब देखते हैं कि बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है। आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे अगर कोई अपनी मर्जी से टीचर बनना चाहता है, तो वह आंतरिक रूप से प्रेरित है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर आंतरिक रूप से स्वयं से कोई अभिप्रेरणा उत्पन्न हो रही है, इच्छा उत्पन्न हो रही है कि हमें ये कार्य करना है, तो वही हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। इनर मोटिवेशन जिसे कहते हैं। जैसे अगर आप लोग को टीचर बनना है, जैसे भी नेक्स्ट पिछला एग्जाम्पल मैंने दिया, सेम अगर आपको टीचर बनना है, आपने ठान लिया कि नहीं इस बार हमको टीचर बनना है,
तो वो आपका सेल्फ अभिप्रेरणा है, आपने वो ठाना है, वो आपके अंदर से निकला है कि नहीं मुझे टीचर बनना है। तो यही हमारा क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देखते हैं आगे। बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाह्य रूप से दूसरे के द्वारा अभिप्रेरित होता है तो उसे बाह्य अभिप्रेरणा कहा जाता है। जैसे बच्चों को सरकारी अध्यापक बनने के लिए उसे पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, लालच देना। मतलब देखिए दोस्तों, कहने का है कि अगर आपको टीचर बनने का थोड़ा मन कम है, बट आपके फैमिली का प्रेशर या समाज सोसाइटी को देखकर आपको टीचर बनने के लिए कह दिया गया, ठीक, और आपको लालच दे दिया गया कि अगर तुम टीचर बन जाओगे तो मैं आपको मान लीजिए एक घर गिफ्ट कर दूंगा या एक कार गिफ्ट कर दूंगा। तो आप उस लालच में भी अपना मतलब उस लालच के मोटिवेशन में आप स्टडी बहुत मेहनत से करेंगे और जॉब लेंगे। और जैसे मान लीजिए आप लोग हाई स्कूल में या इंटर में हम लोग रहते हैं, तो हम लोग को लालच दिया जाता है ना कि हाई स्कूल में अगर तुम इतना परसेंटेज ला दोगे तो तुम्हें साइकिल मिलेगी। तो हम लोग उस लालच में बहुत पढ़ाई करते थे कि इतना परसेंटेज 90% हमको लाना है, तब हमको साइकिल मिलेगी। तो यह जो इस प्रकार का लालच दिया जा रहा है, वह पुरस्कार दिया जा रहा है, वह हमारा बाह्य अभिप्रेरणा होता है। और जैसे दंड भी इसी तरीके से हमको डराया धमकाया जाता है कि अगर ऐसा काम करोगे तभी तुम्हें चीज़ें दी जाएगी। तो उस लालच, डर और प्रशंसा के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करके अभिप्रेरित हो जाते हैं और मेहनत करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो जो ये हमें सोसाइटी के द्वारा या किसी प्रकार की लालच दी गई है, वही हमारा बाह्य अभिप्रेरणा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। मेस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम का आत्मसिद्धि का सिद्धांत। सबसे पहले फर्स्ट वैज्ञानिक हमारे कौन सा है, मेस्लो की आवश्यकता। मेस्लो ने अपने सिद्धांत का नाम दिया मेस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम एवं आत्मसिद्धि का सिद्धांत। इसका प्रतिपादक 1968 से 1970 में अब्राहम एच मेस्लो ने किया था। इनका पूरा नाम क्या है, अब्राहम एच मेस्लो ने 1968 से 1970 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बस इसमें क्या है कि हमें जानना है कि इस सिद्धांत के लेखक कौन है या वैज्ञानिक कौन है, बस इतना जानना है। और मेस्लो के अनुसार हमारे 5 तरह की आवश्यकता होती है। मेस्लो ने अपने सिद्धांत में अभिप्रेरणा के लिए 5 आवश्यक चीजें बताई हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि ये 5 आवश्यकताएं क्या क्या हैं। पहली आवश्यकता है दैहिक आवश्यकता, दूसरा है सुरक्षा की मांग, तीसरा है आत्मीयता की आवश्यकता, चौथा है सम्मान की आवश्यकता, पांचवा है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। पहला दैहिक आवश्यकता। दैहिक आवश्यकता में हमारा क्या क्या आता है, भूख, प्यास, सोना और सेक्स आदि, ये सब हमारे दैहिक आवश्यकता जिसे हम शारीरिक आवश्यकता में आते हैं। ये जो पिरामिड दिया गया है, ये पिरामिड कैसे कैसे हमको नीड्स होता है उसके अकॉर्डिंग दी गई है। फिर हम दूसरे स्टेज में जाएंगे तो हमें सुरक्षा की मांग चाहिए होता है। इसमें हमें जैसे एक सरकारी नौकरी ले लेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित फील करेंगे और पूरा हमारा परिवार सुरक्षा फील करेगा और हमारे जो परिवार की कुछ जिम्मेदारियां हैं उसको हम बहुत आसानी से वहन कर लेंगे। तो पहली आवश्यकता हमारी शारीरिक जरूरत है, दूसरा हमारी शारीरिक सुरक्षा की मांग है, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी चाहिए होती है, शारीरिक हमारा क्षमता अच्छा हो और हमारे पास संसाधन हो। ये सब चीज़ें हमारे सेकेंड स्टेज में आते हैं। थर्ड स्टेज क्या है, आत्मीयता की आवश्यकता। आत्मीयता की आवश्यकता में जैसे हम इसमें अपने दोस्त यार बनाते हैं, अपना जीवन साथी चुनते हैं, क्योंकि हमें आत्मीयता की
आवश्यकता होती है, इसमें हम संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। हम दोस्तों से दोस्ती करते हैं और उनसे एक अच्छा रिलेशन बनाते हैं। इसी स्टेज में हम लोग शादी-विवाह सब करते हैं या कोई पार्टनर चुनते हैं या किसी से प्यार करते हैं, तो ये हमारा आत्मीयता की आवश्यकता में आता है, 3rd स्टेज में आता है। 4th स्टेज में हमारा क्या है, सम्मान की आवश्यकता। इसमें क्या होता है कि हमें सम्मान की ज़रूरत होती है। हमें होता है कि समाज में हम जहाँ जाएँ, वहाँ मेरा रिस्पेक्ट हो, मेरा सम्मान हो। तो इसमें हमें जो होता है, सम्मान के लिए हम कोई भी कार्य करते रहते हैं कि सोसाइटी में जहाँ भी निकले लोग हमें सम्मान के नज़रिए से देखें। और लास्ट स्टेज क्या है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। दोस्तों इस स्टेज पे केवल 3-4% लोग ही पहुंच पाते हैं। ये स्टेज थोड़ा टफ स्टेज होता है। 4 स्टेज तक तो लगभग सब पहुंच जाते हैं। इस आत्मसिद्धि की आवश्यकता में क्या होता है कि इसमें हमें अपने बारे में न सोचकर दूसरे की भलाई के बारे में सोचना पड़ता है। हमें अपने परिवार को न देखकर दूसरे के परिवार को देखना पड़ता है। तो ये इसीलिए इस स्टेज में बहुत ही कम लोग जा पाते हैं, क्योंकि सब पहले अपना देखते हैं, तो इसीलिए इसमें हमें अपना घर परिवार, अपनी खुशी इच्छा साइड करके हमें दूसरों का, समाज के लोगों का, गरीब मजदूर लोगों का अ, उनको खाना खिलाओ, उनको या तो किसी चीज़ की आवश्यकता हो, उनकी नीड्स को पूरा करो, उनकी खुशियों में उनको खुशियाँ दो, उनकी खुशियों में शामिल हो। ये सब चीज़ें आता है, इसीलिए इस स्टेज में बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं। 1-2% या मतलब 3-4% बहुत है, इतने ही जा पाते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है हमारा दूसरा सिद्धांत क्या है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो यह सिद्धांत मैकडूगल ने दिया। बस दोस्तों इसमें वैज्ञानिक को जानना है कि किसने यह सिद्धांत दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उपलब्धि का सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। यह सिद्धांत डेविड मैकक्लेलैंड ने दिया था। चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्यों में संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा ही उपलब्धि अभिप्रेरणा है। जैसे सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत करना, क्योंकि इससे समाज में प्रतिष्ठा और साथ में सैलरी भी मिलती है। मतलब दोस्तों मैकडूगल ने क्या कहा कि जो ये चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्य है वो संतोषजनक और निपुणता की आशा से अब उपलब्ध होना चाहिए। जैसे हम कोई कार्य अभी प्रेरित होकर कर रहे हैं, तो अगर उसमें हमें संतोषजनक उपलब्धि मिल रही है तो वही अभिप्रेरणा है। जैसे सरकारी नौकरी पाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम सरकारी नौकरी में जॉब ले लेंगे तो अगर हमारी जॉब लग गई तो हमें सैलरी भी मिलेगी, साथ ही साथ समाज में हमें सम्मान भी मिलेगा। तो जब हम इस तरीके से इस कार्य करते हैं कि हमें उसमें हमारे इच्छाएं भी पूरी हो जाए और हमें प्रतिष्ठा भी मिले, तो वो अभिप्रेरणा होता है। ये किसने कहा था, ये मैकडूगल ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट सिद्धांत अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत। यह सिद्धांत फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने दिया था। इसके अनुसार अगर बच्चा मेंटली और फिजिकली रूप से स्वस्थ है तो बच्चा इंटरेस्ट के साथ काम करेगा, लेकिन अगर वह अस्वस्थ है तो वह कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। कहने का मतलब यह है, फ्रेडरिक जी ने कहा कि अगर कोई भी बच्चा है, अगर वह मेंटली और फिजिकली रूप से स्वस्थ है तो वह किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत इच्छुक होकर करेगा। अगर वह मेंटली और शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, कमजोर है, तो वह किसी भी कार्य को करने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। यह किसने कहा था, हर्ज़बर्ग ने कहा था। नेक्स्ट सिद्धांत देखते हैं दोस्तों, क्या है हमारा, तो है प्रोत्साहन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक बाउल्स एवं कॉफमैन थे। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी बाहरी उद्दीपक से प्रेरित होकर काम करता है।
ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति बाहरी रूप से अभिप्रेरणा लेता है, उसे बाहर से जो प्रशंसा या लालच दी जाती है या उसको सम्मान की लालच दिया जाता है कि आप ऐसा कार्य करोगे तो आपको इतना सम्मान मिलेगा, तो ये जो उसको अभी प्रेरणा मिल रही है वो बाहर की दुनिया से मिल रही है। अगर वह उससे उससे अभी प्रेरणा लेकर या उन सब की धारणाओं को लेकर अगर वह अपने काम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहा है, तो वही सिद्धांत अभिप्रेरणा है। ये किसने कहा था? बाउल्स एवं काफमैन ने कहा था। क्षेत्रीय सिद्धांत, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्षेत्रीय सिद्धांत। तो यह सिद्धांत कोटलेविन ने दिया था। व्यक्ति का व्यवहार उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है जो उसके क्षेत्र के वातावरण में उपस्थित होता है। कुटलेविन ने कहा कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वह उन सब कारक से प्रभावित होता है जो उसके क्षेत्र के वातावरण, मतलब एक बालक है तो उसके घर के आसपास या उसके घर में या उसके विद्यालय में, मतलब उसके जो क्षेत्र है उसके आसपास जो चीजें जैसी हो रही हैं वो उससे अभी प्रेरणा ले रहा है, वह ऐसे करने की कोशिश कर रहा है, तो वह अभिप्रेरणा क्षेत्रीय सिद्धांत कहलाता है। तो यह सिद्धांत दिया था हमारा कोटलेविन जी ने। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट आगे है अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा का चक्र क्या क्या है? तो इसमें अभिप्रेरणा जो चलता है, मतलब पहले हमें मोटिवेशन कैसे कैसे चलता है हमारे अंदर उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अभिप्रेरणा के लिए हमें आवश्यकता होती है, पहले हमें क्या होगी? हमें पहले आवश्यकता होती है, पहला आवश्यकता हो गया, फिर अंतर्नोद या प्रबल प्रेरणा होनी चाहिए, उसके बाद हमारे अंदर उत्तेजना होनी चाहिए, फिर लक्ष्य के लिए निर्दिष्ट व्यवहार करना पड़ेगा, फिर उपलब्धि आएगी, फिर उत्तेजना में कमी आएगी। देखिए दोस्तों, अभिप्रेरणा में सबसे पहले हमें क्या होता है? नीड्स, किसी भी चीज की जरूरत जब हमको होगी तभी हम मेहनत करेंगे, और फिर हमें उसके लिए प्रबल प्रेरणा मिलनी चाहिए। अगर मतलब हमें मान लीजिए किसी चीज की आवश्यकता है तो फिर उसके लिए हमें अंदर प्रेरणा लाना पड़ेगा कि हमें इस कार्य को करना है। फिर उत्तेजना, मतलब इतना ज्यादा उत्तेजित होना है, उस काम के लिए डूब जाना है। फिर लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, फिर अपने लक्ष्य के जैसा हमको व्यवहार करना चाहिए, मतलब हमको टीचर बनना है तो हमें टीचर वाली बिहेवियर अपने अंदर रखनी पड़ेगी, फिर हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। पहले हमें एग्जाम्पल में जैसे हमको टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए हमें नीड्स देखनी पड़ेगी कि क्या क्या करना पड़ेगा। टीचर के लिए पहले हमें सीटेट पास करना पड़ेगा, टेट पास करना पड़ेगा, फिर अंतर्नोद मतलब प्रबल प्रेरणा, फिर आपको सीटेट या टेट पास करने के लिए आपके अंदर प्रबल प्रेरणा होनी चाहिए कि नहीं, हमको किसी भी मेहनत या किसी भी बेस पे हमें इस साल 2025 का सीटेट पास करना है तो करना है, ये अपने अंदर प्रेरणा लाना पड़ेगा। फिर उत्तेजना, फिर उसी उत्तेजना, फिर उसी भावना के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जब दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं फिर आप अपने बिहेवियर में चेंज लाइए, आप टीचर वाली फीलिंग लाइए कि नहीं मैं अब टीचर बन गया हूँ, ऐसा व्यवहार करिए अपने अंदर। फिर उसके बाद जब आपको फिर तब जाके आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जब आप लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे फिर आपकी उत्तेजना में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उद्वेलन की कमी, फिर आपकी उत्तेजना में कमी हो जाएगी। फिर उसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए आईएएस बनना है तो फिर आपको उस आईएएस की नीड्स होगी, तो उसके आप क्राइटेरिया को देखिए क्या क्या इसके लिए नीड्स होती है। फिर आपको उसके प्रबल प्रेरणा लेना पड़ेगा कि हाँ अब नहीं मुझे आईएएस बनना है, आपको ठानना पड़ेगा। फिर उसका उसी उत्तेजना के साथ आपको स्टडी करनी पड़ेगी 15-16 घंटे जो भी है। फिर उसके बाद फिर आईएएस वाली फीलिंग लाइए, नहीं मैं आईएएस बन गया हूँ, तब जाके आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे। तो ये साइकिल जो है चलते रहता है बार बार। तो दोस्तों आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत बेहतर समझ आया होगा। जय हिंद साथियों।